अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक ऐसे प्लेयर से जो सभी फुटबॉलर से मुनफरिद था। इसके इस मुनफरिद होने की वजह क्या थी, जानेंगे आज के प्रोग्राम में एक रिपोर्ट में। यूएफए चैंपियंस लीग सेकंड लेग सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को वापसी की टिकट कटवाने पर मजबूर कर दिया मैनचेस्टर सिटी ने। इंटर मिलान के साथ सामना करेगी मैनचेस्टर सिटी फाइनल में। प्रीमियर लीग में अपकमिंग मैचेस की अगर बात करें तो ब्राइटन टकराएगी न्यूकैसल के साथ। क्या न्यूकैसल पॉइंट्स टेबल पर अपनी जगह बचाने में हो पाएगी कामयाब? इंग्लिश प्रीमियर लीग में 7 लगातार जीतने के बावजूद लिवरपूल में कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? और आजकल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को किन मुश्किलात का सामना है और ये मुश्किलात उनको कैसे दरपेश आई, इसके बारे में जान सकेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक ऐसे प्लेयर की कहानी से जो बाकी सभी प्लेयर से मुनफरिद था और मुख्तलिफ था, और इसकी वजह क्या थी, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार किया। आइए आपको दिखाते हैं। Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? That is quite the most remarkable piece of goalkeeping. हमारी आज की कहानी ऐसे फुटबॉलर की है जिसे बावजूद इसकी कमाल दर्जे की महारत के इसकी जायज शोहरत न मिल सकी। अपने हेयर स्टाइल से रेने 80 की दहाई के किसी पॉप सिंगर जैसा दिखाई देता था। उसका ताल्लुक कोलंबिया से था। उसने खेल में कई मर्तबा ऐसा कुछ कर दिखाया कि दुनियाई फुटबॉल हैरान हो गई। अगर आप फुटबॉल फैन हैं और आपने उसे खेलते देखा है तो आप उसे भूल जाएं, ये मुमकिन नहीं। वो फुटबॉल की तारीख के बाअसर तरीन खिलाड़ियों में शुमार किया गया। फुटबॉल मुबस्सिरीन का कहना है कि उसकी कहानी क्यों नहीं सुनाई गई, ये कहना तो मुश्किल है, मगर इस जैसे खिलाड़ी नायाब होते हैं। रेने हेगेटा ने गोल कीपिंग का अंदाज हमेशा के लिए बदल डाला। वो कोलंबिया की फुटबॉल हिस्ट्री का लेजेंड है। अपने कैरियर के पहले सीजन से ही उसने बता दिया था कि वो निहायत खास गोल कीपर था। आपने स्वीपर कीपर के बारे में तो सुना होगा, मगर हकीकी तौर पर हेगेटा एक अटैकिंग गोल कीपर था। वो ऐसा गोल कीपर था जो बॉल को लेकर मिडफील्ड तक दौड़ता और काउंटर अटैक में टीम की मदद करता। वो ड्रिबलिंग और टैकलिंग में भी महारत रखता था। वो फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे माहिर गोलकीपर था। तकनीकी एतबार से उसका कोई सानी नहीं था। उसने हर लिहाज से फील्ड पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो ऐसा जाजिबे नजर था कि आप इस पर नजरें डालते तो जल्द हटा नहीं पाते। वो अक्सर फील्ड में मुनफरिद प्ले स्टाइल की वजह से मशहूर हुआ। उसकी किट भी काफी मजाहिया लगती थी। वो आज तक वही लंबे घुंघराले बाल लिए फिरता है। रेने हेगेटा ने अपने क्लब कैरियर के पहले सीजन के 16 मैचों में 7 गोल स्कोर किए। यकीन नहीं आता, अच्छे डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स इतने गोल्स नहीं कर पाते। रेने तिलिस्माती सलाहियतों का हामिल गोलकीपर था। रेने के मैचेस देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वो मिडफील्ड तक मुखालिफ खिलाड़ियों को ड्रिबल करता पहुंच जाता था। ऐसा वो तवज्जोगिरी के लिए नहीं करता था। उसे खेलने का सबसे बेहतर तरीका ही यही लगता था। वो रिस्की मूव्स बनाने से बिल्कुल नहीं डरता था। जराए बताते हैं कि फुटबॉल की तारीख में ऐसा शायद ही किसी फुटबॉलर ने किया हो। ऐसे रिस्की करतब दिखाने वाले गोलकीपर्स को या तो बेंच कर दिया जाता है या वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। मगर रेने जैसे खेलना चाहता था उसने खेला। फुटबॉल शायकीन ने उसका नाम एलो को रख दिया था। इंग्लिश में इसके मायने है मैड मैन। ताज्जुब है 5 साल अपने इसी मुनफरिद अंदाज के साथ खेलने के बावजूद उसे वो शनाख्त न दी जा सकी जो दी जानी चाहिए थी। मगर 1990 में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में कोलंबिया राउंड ऑफ 16 तक पहुंच चुका था। रेने की ओवर ड्रिबलिंग की वजह से इसकी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसने कैमरूनी स्ट्राइकर रॉजर मिलर को डॉज करने की कोशिश की और बॉल की तहवील खो बैठा। हेगेटा ने बाद में एतराफ किया कि ये एक गलती थी और ये बहुत भारी गलती थी। उस वाक़े के बाद उसे एलोको के नाम से भी पुकारा गया। इस खौफनाक गलती के बावजूद उसकी खुद एतमादी में कभी कमी नहीं देखी गई। मिडफील्ड तक गेंद लेकर दौड़े चले जाने के अलावा उसका गोलकीपिंग का अंदाज इतना खराब नहीं था। उसके बैक पासेस लेने की सलाहियत, मिडफील्ड में जाकर फ्री किक लगाने की सलाहियत और उसकी टेक्निक को कोचेज और दीगर फुटबॉल मुबस्सिरीन ने तकनीकी एतबार से बेहतरीन करार दिया था। उसने गोलकीपिंग के अंदाज को जिद्दत बख्शी थी। उसकी वजह से फीफा ने बैक पास पर बनाए गए रूल्स तब्दील कर दिए थे। गोलकीपर उससे कबल बैक पास पर बॉल को हाथ से उठा सकते थे। उसने एक मर्तबा अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने फुटबॉल के असूलों को तब्दील करवाया। ऐसा पेले, मैराडोना या मेसी ने भी नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि उसने बिल्कुल ठीक कहा। उसकी वजह से फुटबॉल हमेशा के लिए तब्दील हो चुका था। वो फ्री किक्स और पेनल्टीज लगाने में भी निहायत माहिर था। वो इंटरनेशनल और क्लब कैरियर दोनों में मुतअद्दिद बार पेनल्टीज या फ्री किक्स लगाता देखा गया। उसके कैरियर का बेहतरीन सीजन साल 2000 था, जब उसने 20 मैचों में 11 गोल्स किए। उसका रिकॉर्ड तो कई स्ट्राइकर से भी बेहतर था। उसके कैरियर का नाकाबिले फरामोश वाकया साल 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ पेश आया। वेम्बले स्टेडियम में उसने हवा में मुअल्लक होते हुए अपने पीछे से ऐसी किक लगाकर गोल बचाया कि दुनिया हैरान हो गई। उसे स्कॉर्पियन किक का नाम दिया गया।
उससे पहले ये किसी ने इजाद नहीं की थी। उसने बाद में ये इंकशाफ किया कि वो ऐसी किक लगाने के लिए मशक करता रहा था। वो वेम्बले में इसका मुजाहरा करने के लिए तैयारी के साथ आया था। फुटबॉल सर्कल्स में उसे इसके हरीफ खिलाड़ी भी मोहब्बत करते थे। वो मैराडोना के अलविदाई मैच में भी शरीक हुआ और पेब्लो एस्कोबार के दौर में पहली दहशत के खिलाफ बतौर अमन के सफीर भी इसका किरदार मिसाली रहा। रेने हिगिटा फुटबॉल की दुनिया का एक नाकाबिले फरामोश सितारा रहेगा। जी हाँ, रेने एक ऐसा कैरेक्टर जो कि फुटबॉल में शायद ही इन जैसा कोई और आया हुआ। अफरीदी काफ़ी एंटरटेनिंग कैरेक्टर थे ये, और जिस तरह इनकी मूव्स भी हमने देखी और फुटबॉल लेके भी खुद ही चल पड़ते थे, किसी की ज़रूरत नहीं इनको महसूस होती थी। क्या कहेंगे आप इस मुनफरिद कैरेक्टर के, इन जैसा कोई और है फुटबॉल की हिस्ट्री में? जी बिल्कुल, जैसे मतलब सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट और यूनिक और एंटरटेनिंग फुटबॉलर अगर हिस्ट्री में कोई आया है तो रेने, मतलब ये एक ऐसा करेक्टर है जिसके बारे में लोगों को बाय नेम तो शायद पता ना हो, लेकिन अगर आप ये क्लिप जो स्कॉर्पियन किक वाली ये क्लिप है, ये किसी को भी दिखा दो ना तो सब पहचान लेंगे कि अच्छा ये वो प्लेयर है। और इनके बालों का स्टाइल भी बहुत ज़्यादा यूनिक था। अभी तक कोई ऐसा प्लेयर आया ही नहीं है जिस तरह इनकी मतलब ओवरऑल फिजिक जैसे आपने बताया कि वो डी से खुद ही गोल किक लिए बगैर बॉल को लेके चल पड़ता था और गोल तक पहुंचाता था। और कोई डर और खौफ नहीं था। ऑल्दो एक गलती वर्ल्ड कप में, जी हाँ, राउंड ऑफ 16 में बिल्कुल पैकेज में भी आपने देखा, और चल पड़ते थे और उन्होंने लेकिन अपने अंदाज को नहीं बदला और खेलते रहे जैसे वो खेलते हैं। और बड़े खुश भी थे इस चीज़ के ऊपर कि मेरी वजह से जो है वो आपने वो क्लिप में भी देखा कि रूल्स जो है वो फुटबॉल को चेंज करने पड़ते हैं, वो जो हाथ से फुटबॉल उठाने वाला रूल था। एनीवेज, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। जी हाँ, सेकंड लेग का मैच हुआ है और वो हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। अफरीदी, ये वो मैच था जिसके लिए आप भी बहुत क्यूरियोसिटी में थे, मैं भी बड़ा क्यूरियस था कि कौन सी टीम है जो इस सेमीफाइनल को जीतने में कामयाब होगी। इंटर मिलान और एसी मिलान में से इंटर मिलान ने एसी मिलान को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, वो हम कल के शो में बता चुके हैं। लेकिन ये जो मैच था इसमें सारे पंडित्स की नज़रें भी लगी हुई थी, सारे गुरुज की नज़रें भी थी, पूरे शायकीन वर्ल्ड के जो फुटबॉल के थे, दुनिया के सारे शायकीन वो इस मैच को देख रहे थे कि एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियंस लीग की और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इनके दरमियान ये मैच हुआ है। पहली लेग में आपको बता दें क्या हुआ था। पहली लेग में रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में मैनचेस्टर सिटी के साथ मुकाबले में 1 गोल हुआ था और वो मैच ड्रॉ रहा था। और अफरीदी वहीं पे कह दिया था, बर्नाब्यू जैसा होम ग्राउंड अगर आप वहाँ पे खेल रहे हैं और वहाँ पे भी रियल मैड्रिड जीतने में कामयाब नहीं हुई, तो मैंने तो कहा था कि वो वहीं पे सेमीफाइनल हार गए हैं। लेकिन बहुत से लोगों को उम्मीदें थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के सेकंड सेमीफाइनल में। मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ही शानदार खेल की परफॉर्मेंस दी है और ऐसा खेला कि पूरी तरह आउट क्लास कर दिया रियल मैड्रिड को, बिल्कुल कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने। द ग्रेटेस्ट टीम इन दिस कंपटीशन हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ द साइट। क्या ही खूबसूरत लाइन थी। अफरीदी, आपकी ग्रेटेस्ट टीम रियल मैड्रिड हार गई है, यूएफए चैंपियंस लीग बाहर हो गई है, डिफेंडिंग चैंपियन। सभी कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन सिटी ने चले जीतती तो सिटी कुछ बहुत करीब के मार्जिन से जीत जाती, लेकिन यहाँ पे तो उनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। रियल मैड्रिड का एक भी गोल नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, जैसे कि मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत क्लोज मैच होगा और बहुत ही क्रूशल मैच है। इवन पेप गार्डियोला ने खुद ये कहा था कि चैंपियंस लीग का नाम आता है और रियल मैड्रिड उसमें खेल रही हो तो कोई और जीत का कैसे सोच भी सकता है। और कल हमने बताया भी था अपने व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। और इसके बावजूद रियल मैड्रिड को समझ ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप ये देखें व्यूअर्स के बर्नाब्यू जो होम ग्राउंड था रियल मैड्रिड का, वहां पे मैनचेस्टर सिटी पहली लेग में उन्होंने एक ही गोल कंसीव किया और एक ही किया, उन्होंने बराबर कर दिया। यहाँ पे अब मतलब साफ नजर आ रहा था होम ग्राउंड का एडवांटेज पता था मैनचेस्टर सिटी के पास होगा। रियल मैड्रिड ने क्या तैयारी नहीं की थी? ये शुरू से ही आपको लग रहा था ये रियल मैड्रिड वो है ही नहीं? एक्चुअली में जो मुझे पर्सनली जब स्टार्टिंग लाइन ही मैंने देखी तो मुझे थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हुआ कि आप जो टीम ने हालैंड को पिछले मैच में मतलब खेलने ही नहीं दिया, बाकी प्लेयर्स को खेलने ही नहीं दिया, उसमें आप चेंज ही क्यों करो। जैसे सेंटर बैक्स में अलाबा और रोडिएगर खेल रहे थे, ऑल्दो वो उनकी फेवरेबल पोजीशन नहीं है, मिलिटाओ सेंटर बैक है, लेकिन इंजरी की वजह से वो नहीं थे। अब इस मैच में मुझे लगता है कि उसी जोड़ी को रखते
और थोड़ा सा स्विच ऑफ लग रही थी। स्टार्ट से जो टीम थी वो स्विच ऑफ लग रही थी और जैसे कहते हैं ना चेजिंग देयर शैडोज, और उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैन सिटी के प्लेयर्स कहाँ पे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है वो क्रेडिट टीबू कोर्टवा को भी जाता है जो रियल मैड्रिड के गोलकीपर है, वरना ये गोल 4 की बजाय को 7-8 होते। आइए स्टैट्स पे नज़र डालते हैं और आपको भी खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितने शॉट्स ऑन टारगेट थे दोनों टीम्स की तरफ से। स्टैट्स की क्या सूरत हाल आपके सामने, 16 शॉट्स थे सिटी की तरफ से जबकि 7 थे रियल मैड्रिड की तरफ से। आप ये देखिए शॉट्स ऑन टारगेट 8 थे मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, जिसमें से 4 यकीनी गोल जो है वो टीबू कोर्टवा ने बचाए और दूसरी तरफ 3 जो है शॉट्स ऑन टारगेट रियल मैड्रिड की तरफ से। टोनी क्रूज का बड़ा ज़बरदस्त वो एक शॉट था, लेकिन उसमें हम आफरीदी से डिस्कस करेंगे। पोजीशन आप देख रहे हैं 60%, दूसरी तरफ 40% ही रहा रियल मैड्रिड के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 7 थे सिटी के, 3 मिले रियल मैड्रिड को। आफरीदी, हर शोबे में मायूसी दिखाई है रियल मैड्रिड ने इस मैच में। लग ही नहीं रहा था कि ये वो मैच जीतने के लिए आए हैं। क्या स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही थी आपको? मतलब आप देखें 23वें मिनट में बर्नार्डो सिल्वा ने बेहतरीन गोल किया, 36वें ही मिनट में 37वें मिनट में दूसरा गोल उन्होंने कर दिया। फिर अकांजी 76वें मिनट में दूसरे हाफ में उन्होंने गोल किया। कुछ दूसरे हाफ में भी हमें यानी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई रियल मैड्रिड की। एल्वारेज 91वें मिनट में उन्होंने गोल कर दिया। क्या कहाँ पे थी रियल मैड्रिड के वो माइंड जो सारी बनाते हैं कार्लो एंजेलोटी, क्या सोच रहे थे? एक्चुअली कार्लो एंजेलोटी ने मैच से पहले ही कह दिया था हम हार जाएंगे कि या तो मैं ऐसी टीम सेलेक्ट करके ग्राउंड पे भेजूंगा जो मतलब जीतेगी, और या अगर मेरी सिलेक्शन सही हुई, उन्होंने खुद ये कहा था कि अगर मेरी सिलेक्शन सही हुई तो हम जीत जाएंगे, अगर मेरी सिलेक्शन। लेकिन बात यही है ना अफरीदी, आप इतने बड़े मौके पे आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं बाकी मैचेस में। एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया था, ये फेवरेबल, ये 11 खिलाड़ी जो हैं इन्हीं को खेलना चाहिए। कह रहे हैं कि पहली लेग में इन्होंने जिस टीम प्लेयर्स तो वही थे, लेकिन जिन पोजीशंस पे खिलाया उन्हीं पे इनको खिलाना चाहिए था। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं था तो और क्या था कि आपने देख भी लिया कि अच्छा वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप अगली ही लेग में जो है वो वापस आप उनको किसी और पोजीशन यानी उनके पुरानी पोजीशन पे खिला देते हैं। एक्चुअली में वो इंजरी की वजह से वो पिछला मैच जो था एक्सपेरिमेंट, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना कि आप उसमें आप देख रहे हैं कि उन प्लेयर्स को खिलाया और वो अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, तो आप उनको इस मैच में भी उसी पोजीशन पे खिलाए ना फिर। हाँ, वो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आप रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीजें थी जो गलत हुई। लेकिन अगर यही टीम ये मैच जीत जाती तो फिर कहते कि कार्लो एंचेलोटी का एक और मास्टर क्लास। अब ऑब्वियसली एक जो मेजर फैक्टर है रियल मैड्रिड के हारने का वो ये है कि रियल मैड्रिड जब भी चैंपियंस लीग जीतती है वो पूरे मैच को जो दूसरी टीम होती है उनके चांसेस को किसी तरह रोकती है, और उनका मैच में एक स्पेल आता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, उसमें वो सारे चांसेस क्रिएट करके फिनिश करती है। अब इस मैच में मैनचेस्टर सिटी को पहले से ही पता था। काइल वॉकर को उनके वीडियो एनालिस्ट ने विनीशियस की फुटेजेस दी थी, जो कि पिछले साल विनीशियस ने इनके साथ जो किया था वो सारी फुटेजेस, और विनीशियस किस तरह टीमों को डिस्ट्रॉय करता है, डिफेंडर्स को, वो सारी। और काइल वॉकर ने खुद एडमिट किया कि वो इवन हर टाइम अपने फ़ोन पे जब भी उनको ट्रैवलिंग के दौरान या जब भी फ्री टाइम मिलता था तो वो क्लिप्स बार बार देख रहे थे। और यही हुआ कि विनीशियस का जो थ्रेट था वो काइल वॉकर ने बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। चले बिल्कुल, वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि ये जो मैच रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का वो, इसमें प्लेयर हमने कौन सा फीचर किए हैं। तो आइए उस प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं और ये हैं बर्नार्डो सिल्वा। 2 गोल्स किए अपनी टीम के लिए 23वें और 37वें मिनट में। व्हाट अ प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा। और इस मैच में क्या स्टैट्स थे इनके, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि मैच में क्या परफॉर्मेंस थी। ऑल द प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं और ये आप देख रहे हैं 90% पास एक्यूरेसी थी, टचेस 81 थे, ग्राउंड गोल्स 1 जो थी वो 6 थी, और पोजीशन 1 जो फाइनल थी वो 5 थी, टचेस इन ऑपोजिट बॉक्स वो 5 थी, शॉट्स 3 थी, शॉट्स ऑन टारगेट 3 थे, और गोल जो किए हैं वो 2 थे। एक जो था वो कोर्टवा ने बचा लिया था, वरना वो भी शायद गोल हो जाता और उनकी हैट्रिक हो जाती। एंड क्या ही वो एक ज़बरदस्त मूवमेंट होता कि आप यूएफए चैंपियंस लीग के अफ्रीदी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में हैट्रिक कर देते हैं, और ख़ास करके रियल मैड्रिड जैसी टीम के खिलाफ। बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। इनको रिप्लेसमेंट जब मैनचेस्टर सिटी जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी स्पेकुलेशंस थे कि ये छोड़ रहे हैं, अच्छा। अभी भी स्पेकुलेशंस हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए।
एग्जैक्टली और यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है और जितना हम क्रेडिट दें मैनचेस्टर सिटी की टीम को और उनके प्लेयर्स को, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया और यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब इंटर मिलान के साथ टाकरा है आफरीदी, उस पर भी हम एक पूरा शो जो है वो करेंगे कि इंटर मिलान और इनकी आपस की जो भी राइवलरी रही है और हिस्ट्री में जो भी इंटर मिलान के कितने चांसेस अभी बन सकते हैं जीतने के और मैनचेस्टर सिटी के कितने चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं प्रीमियर लीग की तरफ आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। प्रीमियर लीग में भी बड़े मजेदार जो है वो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। ब्राइटन वर्सेस न्यूकैसल का मैच होने जा रहा है अपकमिंग मैचेस की अगर बात करें, और ब्राइटन और न्यूकैसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना। इंपॉर्टेंट क्यों है जीतना? क्योंकि लिवरपूल ने अफरीदी उसी तरह उनका एक पाँव पकड़ लिया है और बड़ा यानी मुश्किलात का सामना है। अगर तो हार जाते हैं तो वहाँ पे फिर लिवरपूल के ऊपर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और व्यूवर्स, लिवरपूल 7 मरतबा कंसेक्यूटिव उनकी विन हुई है और बड़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है। और पहले वो जो बातें बंद हो चुकी थी कि टॉप 4 में फिनिश कर पाएगी या नहीं, अब वो दोबारा से पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। आफरीदी, किस तरह से देखना ब्राइटन न्यूकैसल के इस मैच को? आपको लगता है कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं और कौन सी टीम जो है वो आपको लगता है कि टफ टाइम देने वाली है? एक्चुअली में दोनों ही इस सीज़न के सबसे इनफॉर्म टीम है, जो कि यूजुअली बॉटम हाफ में होते हैं, टॉप 10 से बाहर ही होते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह ब्राइटन ने परफॉर्म किया है और जिस तरह न्यूकासल रिवोल्यूशनाइज उनकी टीम हुई है, हालांकि सिर्फ एक ही सीज़न हुआ है कि उनको सऊदिया ने उनकी मतलब ओनरशिप ली है और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आई। दूसरी तरफ ब्राइटन अभी 6th पोजीशन पे स्टैंड करती है और न्यूकासल 3rd पोजीशन पे है। लेकिन आपकी बात कि अगर न्यूकासल हार जाती है, मैच बहुत मुश्किल है, तो फिर वो टॉप 4 से निकल सकती है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल और न्यूकासल के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट। बिल्कुल, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी व्यूवर 66 पॉइंट्स के साथ है और न्यूकैसल भी 66 पॉइंट के साथ है और लिवरपूल 65 पॉइंट्स के साथ है। तो मुझे लगता है ये डायरेक्ट जो है वो 5वीं पोजीशन पे चले जाएंगे अगर मैच हार जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हार जाते हैं तो फिर इनको नीचे जाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्योंकि चंद ही मैचेस रह गए हैं, तो जो टीम ये सारे मैचेस अपनी जीतती है वही अपनी टॉप 4 में जगह बना पाएगी। एग्जैक्टली, ब्राइटन जो है वो 6ठे नंबर पर है 58 पॉइंट्स के साथ। यहाँ पर हेड टू हेड्स पे नजर डालते हैं, दोनों टीम्स में अभी तक कितने मैचेस हुए हैं और किस टीम का पलड़ा कितना भारी रहा है। हेड टू हेड्स में आप देख सकते हैं 15 मैचेस खेले गए हैं। ब्राइटन यहाँ पर 6 मैचेस जीती हुई है और 3 जो है रोनाल्डो की न्यूकैसल में क्यों बोल रहा हूँ वो हम आफरीदी आपको बताएंगे। और अब प्रीवियस कुछ मैचेस में भी अगर नज़र डालें तो एक मैच ड्रॉ हुआ है, एक में न्यूकैसल जीती है और फिर अगर उससे पीछे जाएं तो फिर मैच ड्रॉ हुआ है और एक मैच जो है वो ब्राइटन जीती हुई है। रिसेंट पास्ट में आफरीदी दोनों का बराबर ही रहा है कि एक मैच वो जीते, एक ड्रॉ हो गया, फिर दूसरी टीम जीत गई। अब रोनाल्डो भी न्यूकैसल के थ्रू खेल सकते थे चैंपियंस लीग, लेकिन मुश्किल में अब पड़ गए हैं। ब्राइटन मुझे लग रहा है कि बड़ी ख़तरनाक हुई है इस वक्त और बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है। और उनके जो मैनेजर की हमने पिछले दिनों भी बातें सुनी और जिस तरह वो अपनी टीम को 6ठे पोजीशन पे लेके आए हैं, तो लगता तो यही है कि क्योंकि उन्होंने पिछली अभी कुछ मैचेस में 1-2 बड़ी टीम्स को भी हराया है, तो न्यूकैसल के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल, अभी इसी वीक उन्होंने आर्सेनल को 3-0 हराया और उनके जो टाइटल रेस की थोड़ी सी उम्मीदें बच गई थी वो भी ख़त्म करवा दी ऑलमोस्ट। और न्यूकासल भी, दोनों टीमें जो हैं इस सीज़न में बहुत इनफॉर्म है और दोनों ने बड़ी टीमों को हराया है। अब आपस में ये कितना टफ फाइट एक दूसरे को देते हैं वो तो आज रात पता चल जाएगा। और बहुत ही क्रूशल मैच इस लिहाज से है ब्राइटन के लिए कि ब्राइटन एक तरह से अपनी जो एटलीस्ट यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करने की जो स्पॉट है वो एक मुस्तहकम कर लेगा। एग्जैक्टली। और कैलम विल्सन, जी हाँ, बहुत ही शानदार प्लेयर है न्यूकैसल के और दोनों प्लेयर्स मिटोमा और कैलम विल्सन के दरमियान हमने कंपैरिजन किया है और आइए आपको दिखाते हैं कि कितने गोल्स अभी तक कर चुके हैं। आप देख रहे हैं मिटोमा के 7 गोल्स हैं, दूसरी तरफ 17 गोल्स हैं विल्सन के और एक्सपेक्टेड गोल्स भी आप देख रहे हैं दोनों के, एक तरफ 5.93, एक तरफ 15.28 है। असिस्ट दोनों के बराबर हैं। मिनट्स प्लेट भी आप देख रहे हैं। मैचेस प्लेट जो है वो 28 खेले हैं, 29 आफरीदी। यहाँ पर तो साफ नज़र आ रहा है कि विल्सन जो है उनका पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन किस तरह से आप इनका क्विक वर्ड्स आपके लेना चाहूँगा, कंपैरिजन कर सकते हैं? क्योंकि मेटोमा जो हैं अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो के बाद ही इनको परमानेंट एक जगह मिली। अच्छा। वरना इससे पहले सब्स्टिट्यूट अपीयरेंसेस इनकी होती थी, तो उसका फिर उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो 7 गोल्स किए हैं। जबकि कैलम विल्सन एक परमानेंट हिस्सा है और दूसरा सेंटर फॉरवर्ड है अटैकिंग, वो विंग पे खेलते हैं कैरो मेटोमा। दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन करंट फॉर्म में दोनों ही आउटस्टैंडिंग खेले। पिछले
3 मैचेस में 5+ गोल कंट्रीब्यूशन हो चुकी हैं कलम विल्सन की, और कैरो मिटुमा का थोड़ा सा गोल्स नहीं हो रहे लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अभी भी वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल, और ये मैच ब्राइटन वर्सेस न्यूकासल के दरमियान होने जा रहा है। लेट्स सी जो भी टीम जीतेगी बिल्कुल उसके बारे में हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन जहां पर एक ब्रेक शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है और अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम ट्वीट्स का सिलसिला और क्या चल रहा है लेटेस्ट। अभी सबसे पहले आपको दिखाते हैं। वी कैन कंफर्म रॉबर्टो फर्मिनो, नाबी केटिया, जेम्स मिलनर एंड एलेक्स ऑक्सफील्ड will leave the club upon the expiry of their contracts this summer. Special acknowledgements will be paid to the quarter at Anfield with the further tributes to follow at the end of the season. अफरीदी लिवरपूल की तरफ से ये खबर है कि जी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। क्यों होने जा रही हैं? जी बिल्कुल, इनका बस आखिरी सीजन था, वो एज अ फ्री एजेंट सारे छोड़ के जाएंगे। खास करके जेम्स मिलनर और रॉबर्टो फर्मिनो तो क्लब लेजेंड्स हैं और ऑलमोस्ट सब कुछ ही अचीव करके जा रहे हैं। बहुत एक तरह से सैड मोमेंट भी होगा लिवरपूल फैंस के लिए, खास करके फर्मिनो जो हैं वो बहुत अरसे से लिवरपूल के लिए, जो लिवरपूल का साडियो माने, फर्मिनो और साला का ट्रियो था, वो बड़े अरसे से हमने देखा कि जगमगा रहा था। अभी उसका जो है साडियो माने पिछले सीज़न गए थे, फर्मिनो इस सीज़न एंड पे जाएंगे और साला का भी 1-2 साल ही मुश्किल से होगा, तो वो ट्रियो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली चेंज तो जरूरी होता है लेकिन किसी भी क्लब के लिए। ट्रियो तो खत्म हो रहा है, लेकिन क्या कोई नया ट्रियो भी मिल जाएगा इनको फिर दोबारा से? वही ढूंढने की ये कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह रिप्लेस कर लें। माने को भी इन्होंने रिप्लेस करने की जो लुइस हैं वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इंजरी का शिकार हुए थे इस सीज़न, तो उस वजह से प्रॉपर नहीं खेल पाए, लेकिन उम्मीद यही है कि वो माने को रिप्लेस कर देंगे। फर्मिनो के लिए उन्होंने नूनियस को ख़रीदा था, इस सीज़न उनका थोड़ा सा अच्छा सीज़न नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट सीज़न उम्मीद है कि उसकी पेयरिंग अच्छी होगी। मिडफील्ड भी कुछ मिडफील्डर्स उनको ख़रीदने चाहिए। जी बिल्कुल, और इसमें हम पहले भी काफ़ी शोज में बात कर चुके हैं कि लिवरपूल को इस तरफ ध्यान देनी चाहिए। दूसरी ट्वीट, जी हाँ, दूसरी ट्वीट आपके सामने। गैब्रियल मार्टिनेली विल मिस फाइनल 2 आर्सेनल गेम्स थ्रू इंजरी, सफर्ड एंकल लिगामेंट डैमेज इन Sunday's loss to Brighton. 21 years old Brazil winger ruled out for a number of weeks but should return for pre-season ahead of new campaign. अफरीदी नए कैंपेन में ही अब नजर आएंगे? आपको लगता है कि शायद आ जाए, कोई ठीक मौजज़ा हो जाए? कोई नहीं, मुश्किल ही है। लिगामेंट जो है वो अभी भी काफ़ी लकी रहे हैं कि मतलब प्री सीज़न के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन सारे जो बुरे न्यूज़ हैं आर्सेनल वो एंड पे आके, इसी वजह से आर्सेनल शायद टाइटल रेस से भी बाहर हो गई कि जो चीज़ें थी बुरी होना शुरू एंड पे आके हुई हैं, और इसीलिए आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए होती है कि जब आपके मेन प्लेयर्स इंजर्ड होना शुरू हो जाएं या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हो जाएं तो बेंच में से उनको रिप्लेसमेंट हो उनकी। ऑफ कोर्स आप इतना लंबा सीजन आप खेल रहे हैं तो आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए, इसमें प्लेयर्स की गलती नहीं है, इंजर्ड तो वो होंगे बेचारे जब लगातार वो खेलते आ रहे हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वीक में आपको नजर आएंगे जाओ फिलिक्स, और जाओ फिलिक्स जिनको चेल्सी ने खरीदा अभी कुछ अर्सा पहले ही, कुड बी बैक इन द प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन बट नॉट विद चेल्सी। एक्चुअली में लोन पे लिया था एटलेटिको मैड्रिड से, लेकिन 2 प्लेयर्स भी तो दे रहे थे, वो भी कहानी तो हमने वो भी कहानी है कि जो हॉर्हे मेंडेस एजेंट हैं उन 2 प्लेयर्स के, वो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं कि आप एटलेटिको मैड्रिड को कह रहे हैं कि 2 प्लेयर्स आप इनसे ले लो और पैसे थोड़े से ले ले और पैसे कुछ लेके जाओ फिलिक्स को दे दे। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड अपनी जगह पे स्टैंड करती है कि क्योंकि इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव खरीदा था जाओ फिलिक्स को, तो वो एटलीस्ट अपने पैसे तो वापस करेगी इससे। और अभी स्पेकुलेशन ये है कि शायद चेल्सी के बजाय वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाएं। बिल्कुल, बहुत ही लेट्स सी। जाओ फिलिक्स जो है वो चेल्सी के लिए आए थे, कोई खातर खैर हमें कोई वो नज़र नहीं आया था इसमें आफरीदी को बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और उसकी वजह यहाँ तो पोचेटिनो अब आए हैं और उन्होंने ही इनको टीम का हिस्सा बनाया है, रखा है, और ये ऑफ़र भी चेल्सी को कहा है कि आगे करें, और मे बी उनके आने से कोई फ़र्क पड़ता है। लेट्स सी क्या होता है। जी हाँ, नेक्स्ट ट्वीट हमारे पास कौन सी आई आपको वो दिखाते हैं, और नेक्स्ट ट्वीट है साडियो माने के बारे में, और साडियो माने क्या कह रहे हैं जी? अंडरस्टैंड टॉक्स टुक प्लेस रिसेंटली बिटवीन बायर्न म्यूनिख and Sadio Mane and his agency in order to clarify things after difficult first season for the winger. Mane wants to stay, he hopes to win titles and change his history at Bayern next season. आफरीदी वो ये मामला थप्पड़ से शुरू हुआ था, उसके बाद चीज़ें बेहतर होनी कहा गया, शायद मीडिया के लिए कहा गया, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था। फिर बायर्न म्यूनिख ने कहा चले जाएं, इन्होंने कहा चला जाता हूं। फिर ये क्या कहानी क्या है अभी फाइनल? एक्चुअली में जब ये लिवरपूल से इन्होंने स्विच किया था बायर्न में, स्टार्ट में काफ़ी अच्छा खेले और फिर इंजर्ड हो गए,
और इंजरी के बाद जब वापस आए हैं तो वो प्लेयर नहीं नजर आए हमें। और बायर्न म्यूनिख इतना बड़ा क्लब है कि उनके पास बेंच पे इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आपको रेगुलर चांस नहीं मिलेगा अगर आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वो फिर बीच में उसका साने के साथ इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने साने को थप्पड़ लगाया था और फिर थोड़ा सा 2 मैच के लिए बैन भी हुए थे और वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद वो थप्पड़ के बाद एक तरह से बायर्न म्यूनिख ने स्टैंड ले लिया था कि ये नेक्स्ट मतलब हमारे बहाना भी मिल गया ना उनको, एक परमानेंट बहाना भी मिल गया और उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लेयर्स हमें नहीं चाहिए अभी, क्योंकि माने जो हैं वो एक मतलब एक चैलेंज लेने वाले प्लेयर हैं और इस तरह नहीं छोड़ना चाहते कि एक लूज़र के हैसियत से, क्योंकि उसने कुछ नहीं हासिल किया, परफॉर्मेंस भी नहीं, तो वो अपनी हिस्ट्री बायर्न म्यूनिख में चेंज करना चाहते हैं और वो इसी क्लब में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने एजेंट से कहा कि आप बात करें और अगर पॉसिबिलिटी है सारी चीज़ें, और एक सीज़न जो है वो मुझे खेलने दे एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। लेट्स सी क्या न्यूज़ आती हैं। ये आज के प्रोग्राम में कुछ ट्वीट्स थी, कुछ स्टोरीज थी और ऑफ कोर्स यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनलिस्ट की बात हमने की है और अभी फाइनल होने जा रहा है जिसके बारे में हम नेक्स्ट शोज में बात करेंगे। इंटर मिलान वर्सेस जी हाँ, नॉट रियल मैड्रिड, इट्स अफरीदी मैनचेस्टर सिटी, इट्स नॉट रियल मैड्रिड। जी बिल्कुल। और इसके नेक्स्ट शोज में इसके अलावा और कुछ स्टोरीज हमारे पास होंगी, लेजेंडरी स्टोरीज भी होंगी, कुछ पैकेजेस भी होंगे, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स होंगी जो हम शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।